दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में बताए थे, आपको कुछ टॉपिक बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा टॉपिक था, भारतीय कर व्यवस्था, अब उसके बाद से कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचा रह गया था जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बचा था वो क्वेश्चन कौन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड व्यवसाय में, जिसे बोलते हैं सीप का अर्थ होता है, यानी म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सीप का अर्थ होता है। यानी जैसे आप लोग देखते हैं जो ऐड आता है म्यूचुअल फंड करने के लिए, वही बोल रहा है क्वेश्चन। म्यूचुअल जो फंड होता है, ठीक, ये एक बॉन्ड होता है। ये एक बॉन्ड होता है जो क्या किया जाता है, जो अपनी लाइफ यानी लाइफ की जो सेविंग के लिए है। ये म्यूचुअल फंड व्यवसाय में जो सीप का अर्थ होता है, तो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सीप का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सैलराइड इंडिविजुअल एंड प्लान। ऑप्शन बी सिस्टमेटाइज इंश्योरेंस प्लान। ऑप्शन सी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सही है। क्वेश्चन है, एक बार और बता दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में जो सीप का अर्थ होता है, ठीक, वो क्या होता है। तो ऑप्शन सी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी किसी भी व्यवसाय में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसी इन्वेस्ट के बारे में उस सीप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी सिस्टम तरीके से जो अपना आय है वो इन्वेस्ट करें। ऑप्शन सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था। यानी योजना से संबंधित कोई भी प्लान हो, कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उस योजना यानी योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, योजना आयोग के जो प्रथम चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन है अपना, नीली क्रांति किससे संबंधित है। यानी एक नीली क्रांति भी हुई थी, तो एक नीली क्रांति हुई थी, तो नीली क्रांति में संबंधित है, ठीक। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मत्स्य पालन, यानी जो नीली क्रांति हुई थी, ठीक ना, जो नीली क्रांति हुई थी वो मत्स्य पालन को लेकर हुई थी। मत्स्य पालन यानी मछली पालन। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन बी आपका है 1935, यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। यानी अब जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय योजना का मतलब भारत की योजना का उद्देश्य नहीं है? ये कह रहा है भारतीय उद्देश्य की योजना नहीं है क्वेश्चन। अगला है ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक वृद्धि, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी रोजगार सृजन। यानी औद्योगिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी रोजगार वृद्धि। अब देखिए क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है? यानी भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक वृद्धि, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी रोजगार सृजन। तो इसमें तो है जो भारत की जनसंख्या, यानी ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि ये आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। लेकिन आर्थिक योजना का उद्देश्य है, भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य है औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन। ये भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य है, और उद्देश्य जो नहीं है वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा, सरकार होती है जो नियंत्रित राशन की दुकान के द्वारा वितरण किस्म को कहा जाता है। यानी जो सरकार जो नियंत्रित राशन की दुकानें, मतलब सरकार के द्वारा, सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की जो किस्म होती है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए राशनिंग, ऑप्शन बी सही मूल्य की दुकान, ऑप्शन सी सरकारी वितरण, ऑप्शन डी लोक वितरण प्रणाली। अब ये देखिए क्या है, सरकार राशन की दुकानों को वितरण को किस्म को कहा जाता है, यानी लोक वितरण प्रणाली। ऑप्शन ए है आपका राशनिंग, ऑप्शन बी सही मूल्यों की दुकान, ऑप्शन सी सरकारी वितरण, ऑप्शन डी लोक वितरण प्रणाली। अब ये ऑप्शन डी सही है, लोक वितरण प्रणाली, यानी सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों द्वारा जो वितरण की किस्म होती है कहा जाता है लोक वितरण प्रणाली। यानी राशनिंग सही मूल्य की दुकान, सरकारी वितरण, ये तीनों सही नहीं है, यानी लोक वितरण प्रणाली बोली जाती है। जो सरकार के द्वारा जो नियंत्रित राशन की दुकानें हैं उसे लोक वितरण प्रणाली बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को कहा जाता है। क्वेश्चन है फिर रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को कहा जाता है। यानी लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को खरीदना और बेचना कहा जाता है। यानी लाभ के उद्देश्य से कमाने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, यानी क्रय करना और विक्रय करना, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए विक्रय, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी क्रय करना, ऑप्शन डी विपणन। यानी ऑप्शन डी विपणन। अब ऑप्शन डी विपणन सही है। अब ये वस्तुओं क्रय विक्रय को कहा नहीं जाए, यानी विक्रय को नहीं कहा जाएगा, ये विक्रय को नहीं कहा जाएगा, व्यापार भी नहीं है और क्रय भी नहीं है। विपणन यानी वस्तुओं को क्या है, विपणन किया जाए, गणना किया जाए। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम, ठीक ना, NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से पता है। यानी एक होता है राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग का, यानी एक राष्ट्र को, जो राष्ट्र है वो सामाजिक सहयोग का कार्यक्रम, यानी एक राष्ट्र का जो समाज है, ठीक, उसको कैसे सहयोग दिया जाए, ठीक ना। राष्ट्र यानी एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र में जो समाज है, ठीक, उस समाज को कैसा सहयोग, मतलब किस कार्यक्रम के द्वारा सहयोग दिया जाए, उसका उद्देश्य प्रदान करता है। क्या उद्देश्य है आइए देखते हैं।
ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति को आर्थिक सहयोग करना। ऑप्शन बी बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन। ठीक। ऑप्शन सी निर्धनों को बीमा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है बहुत ही निर्धन लोगों, इसमें जो आपका ऑप्शन बी है बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देना। ठीक ना। यानी जो राष्ट्रीय सहयोग बोर्ड है वो क्या करता है, जो निर्धन लोग होते हैं उनको क्या करती है, पेंशन पर प्रोवाइड करती है। यानी 60 साल के बाद जो भी व्यक्ति है 60 साल कंप्लीट कर लेता है उसको इस संस्था के द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाती है, जिसे हम वृद्धा पेंशन कहते हैं। जो निर्धन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको वृद्धा पेंशन की व्यवस्था दी जाती है। यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग का ये कार्यक्रम है। यानी राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम का ये उद्देश्य प्रदान करता है, जो बहुत ही निर्धन हैं, गरीब हैं, उन लोगों को वृद्धा पेंशन देना। अब अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना, यानी जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन इनमें से किस पर निर्भर करता है। यानी एक योजना है जिसे हम कहते हैं जवाहर रोजगार। ठीक। जवाहर रोजगार को क्रियान्वित करने के लिए किस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन इनमें से किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए यानी जवाहर एक योजना होती है और उस रोजगार को क्रिया करने मतलब क्रियाशील करने के लिए किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन सी राज्य सरकार। ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो न ही ग्राम पंचायत कराती है, न ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कराते हैं और न ही राज्य सरकार कराती हैं। ये योजना को क्रियाशील करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए ऑप्शन डी केंद्र सरकार करती है। मतलब ये जो योजना है, जवाहर योजना है, वो निर्भर रहती है केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्थव्यवस्था में उपयोगिता। अर्थव्यवस्था में उपयोगिता यूटिलिटी का तात्पर्य वह क्षमता है जो, यानी कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपयोगिता। ठीक ना। अर्थव्यवस्था में उपयोगिता यानी उपयोग करने योग्य, उपयोगिता यूटिलिटी जिसे हम करते हैं। ठीक। उस यूटिलिटी का तात्पर्य वह क्षमता है। ऑप्शन ए आराम दिलाएं। ऑप्शन बी आय अर्जित कराएं। ऑप्शन सी मानव इच्छा को संतुष्ट करें। ऑप्शन डी मानव उद्देश्य की पूर्ति करें। तो ये जो अर्थशास्त्र की उपयोगिता यानी जो यूटिलिटी है का तात्पर्य उसका क्षमता है। ऑप्शन सी मानव इच्छा को संतुष्ट करें। यानी जो अर्थशास्त्र में उपयोगिता या यूटिलिटी बोलते हैं वो मानव इच्छा को संतुष्ट, यानी देखिए मानव एक इच्छुक प्राणी है, वो उसके अंदर हर तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। वो अपने इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है, फिर भी नियंत्रित करते करते हर इच्छाएं की उसके अंदर एक इच्छाएं आती रहती हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसका तात्पर्य वो क्षमता है। तो क्या है, मानव इच्छा को संतुष्ट करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। यानी जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार जो भारत में लिंगानुपात थी वो किस राज्य में सबसे कम थी। ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन बी पंजाब। ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा में जो है जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है हरियाणा में। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के उत्पादक के कार्यों का स्वामी होता है। क्वेश्चन है कि
किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादक के कारकों का स्वामी होता है? यानी कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, मतलब किस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था हो उसमें व्यक्ति उत्पादक के कारकों का स्वामी होता है, मतलब उत्पाद करता है, कारकों का स्वामी। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी पूंजीवादी, ऑप्शन डी ये सभी। तो नो ही समाजवादी होता है, नो ही साम्यवादी होता है। समाजवादी साम्यवादी ये अलग थ्योरी हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हैं। तो ऑप्शन सी पूंजीवादी, ये भी एक पूंजीवादी थ्योरी ही है, ठीक ना, जो एक तरफ से कहें तो भारतीय इकोनॉमी में क्वेश्चन बनकर एक सामने आया है। ये थ्योरी है, समाजवादी हो गया, साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक ना। तो यानी जो अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादक के कारकों का स्वामी होता है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट उत्पाद कर रहा है तो उसका स्वामी यानी पूंजीवादी ही करता है। ऑप्शन सी सही है। सिक्योरिटी, यानी अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, यानी सुरक्षा के बदलाव में भारत का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो सुरक्षा के बदलाव में, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, ठीक ना। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोटों की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी यूए डॉलर एवं भारतीय रुपयों के मध्य विनिमय दर को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी भारत में आयात निर्यात व्यापार को नियमित करना, ऑप्शन डी स्टॉक बाजार में निवेशक हितों की रक्षा करना। अब ये जो ऑप्शन डी है, स्टॉक बाजार में निवेशों के हितों की रक्षा करना, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो क्या कर है? जो स्टॉक बाजार में, यानी जो स्टॉक बाजार में जो निवेश किए जाते हैं, जो पैसों का निवेश किए जाते हैं, उन्हीं के हितों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है मांग नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार, यानी लॉ ऑफ किसी भी चीज के लिए हम क्या करते हैं, अगर जो भी हमारी मांगे हैं, ठीक ना, उसे हम क्या करते हैं? सरकार से मांग करते हैं। किसी भी जो जिस पे हमारा अधिकार है उसे हम क्या करते हैं? मांग करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या है? ए मांग की गई वृद्धि के साथ कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन डी कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई यात्रा में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी, ऑप्शन डी आपूर्ति में वृद्धि के साथ मांग में वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन सी जो है कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। यानी ये जो मांग है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक ना, जो वस्तुओं मतलब किसी भी वस्तुओं को कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ जमा किया जाता है? ऑप्शन, एक बार फिर क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए, यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, यानी सरकारी जो क्रियाकलाप हैं उनको चलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की, जैसे मान लीजिए टैक्स हो गया, करों और जो भी अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कर कहाँ जमा किया जाता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि में, ऑप्शन बी लोक सेवा में, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि में, ऑप्शन डी आधार एवं अग्रिम तिथि ने। यानी ऑप्शन ए जो सरकार के द्वारा जो भी क्रियाकलाप है वो केंद्र सरकार को जो राजस्व जमा किए जाते हैं वो भारत की संचित निधि, यानी
भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। अब भारत की संचित निधि पर कैग का अधिकार होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए भारत के इसमें कैग कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य का महिला लिंगानुपात अधिकतम है। महिला लिंगानुपात कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में महिला लिंग अनुपात अधिकतम है। तो यानी ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, केरला में महिला लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, आय की असमानता द्वारा मापी जा सकती है। यानी आय की जो असमानता है किसके द्वारा मापी जा सकती है। ऑप्शन ए औसत, ऑप्शन बी औसत विचलन, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी लॉरेंस चक्र। यानी जो आय की असमानता है वो नापी जा सकती है लॉरेंस चक्र। यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन है, जेएस किन्स कौन थे। अगला क्वेश्चन है, जेएस किन्स कौन थे। ऑप्शन ए समाजशास्त्री, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री, ऑप्शन डी जीवशास्त्री। तो जो जेएस किन्स थे वो एक अर्थशास्त्री थे। वो एक अर्थशास्त्री थे जो फॉरेन के थे, जो विदेशी थे, वो एक अर्थशास्त्री थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में एक अर्थशास्त्री थे कौटिल्य, जिसे कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, वो भी एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।